चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वानखेड़े स्टेडियम की वो गूंज जहां दर्शक आमतौर पर अपनी घरेलू टीम की जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन 12 अप्रैल 2026 की रात वहां का माहौल एकदम अलग था। हाँ, मतलब एक अजीब से सदमे और अविश्वास में डूबा हुआ था पूरा स्टेडियम। बिल्कुल, एक ऐसा आंकड़ा चमक रहा था स्कोरबोर्ड पर जो किसी भी क्रिकेट फैन के लिए किसी रहस्य से कम नहीं था। सुनने वालों के लिए बता दूं कि हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के उस मैच की, जहां कुल 462 रन बने, और वो भी T20 मैच में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, तो इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है कि हम लाइव मैच अपडेट्स और स्कोर कार्ड के डेटा के आधार पर यह डिकोड करें कि आखिर बैंगलोर ने 240 का पहाड़ कैसे खड़ा किया और शेरफैन रदरफोर्ड के 9 छक्कों के बावजूद मुंबई लगातार अपना तीसरा मैच कैसे हार गई। दिलचस्प बात यह है कि जब हम इस तरह के हाई स्कोरिंग मुकाबलों का विश्लेषण करते हैं ना, हाँ, तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ बाउंड्रीज या स्ट्राइक रेट पर अटक कर रह जाता है। हाँ, लोग बस यही देखते हैं कि किसने कितने छक्के मारे। राइट। लेकिन इस मैच की असली कहानी स्कोरबोर्ड प्रेशर नाम के उस अदृश्य दानव के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, 240 का लक्ष्य केवल एक संख्या नहीं है, ये एक भौतिक दबाव है जो बल्लेबाज के फुटवर्क को धीमा कर देता है और शायद गेंदबाज की ग्रिप को भी पसीने से भर देता है। मतलब बेंगलुरु ने सिर्फ बल्ले से रन नहीं बटोरे, बल्कि उन्होंने एक ऐसी सामरिक घेराबंदी की जिसने मुंबई को सोचने का मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉप ऑर्डर से। टॉस हारकर वो पहले बैटिंग करने उतरे थे और उनके टॉप 3 ने क्या कमाल की बैटिंग की। हाँ, मतलब अगर हम इस पारी को देखें तो ये ऐसा था जैसे एक बुलेट ट्रेन को बीच में रॉकेट बूस्टर मिल गए हों। बहुत सही उपमा है ये। आमतौर पर पहला विकेट गिरने के बाद रन रेट थोड़ा धीमा होता है, लेकिन यहां मिडिल ओवर्स में ही रनों की बाढ़ आ गई। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुंबई के अनुभवी गेंदबाज इस मोमेंटम को तोड़ने में क्यों नाकाम रहे? मैं बताती हूँ। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बैंगलोर के टॉप 3 बैटर्स ने सिर्फ 50 ही नहीं लगाई, बल्कि एक खास तरह की भूमिका निभाई। फिल सॉल्ट ने 36 गेंदों पर 78 रन बनाए और विराट कोहली ने भी तो एक छोर संभाले रखा, 38 गेंदों में 50 रन। हाँ, सॉल्ट और कोहली की वो 120 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप, इसने मुंबई की सारी फील्ड प्लेसमेंट को ध्वस्त कर दिया। जब शार्दुल ठाकुर ने 11वें ओवर में सॉल्ट को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे तो ये एक मिलिट्री पिंसर मूवमेंट जैसा लगा। मतलब दोनों तरफ से हमला करके विरोधी को जकड़ लेना। कप्तान को फील्ड सेट करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, इसे हम रोल्स का परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। सॉल्ट गेंदबाजों की लेंथ खराब कर रहे थे और कोहली एंकर कर रहे थे। और फिर आते हैं कप्तान रजत पाटीदार। बस वो 12वां ओवर मयंक मार्कंडे का वो ओवर विस्तार से समझते हैं। हाँ, पाटीदार ने मयंक मार्कंडे की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 3 छक्के जड़े। उस ओवर में कुल 20 रन आए और पाटीदार ने कुल 53 रन बनाए। और हाँ, मतलब एक अजीब से सदमे और शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी अविश्वास में डूबा हुआ था पूरा स्टेडियम। अचानक से इतना दिशाहीन कैसे आंकड़ा चमक रहा था स्कोरबोर्ड पर। ये स्कोरबोर्ड का खौफ ही तो है। 13वें ओवर में शार्दुल ने वाइड गेंदों की झड़ी लगा दी। कुल 23 रन आए उस ओवर में। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के उस मैच की वो हिटिंग शार्दुल के दिमाग पर हावी हो गई थी। मैं पूरी तरह सहमत हूं। T20 मैच में जब पाटीदार ने स्पिन के खिलाफ अपनी पहुंच का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया, तो शार्दुल के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि अगर गेंद थोड़ी सी भी स्लॉट में गिरी तो वो बाहर जाएगी। बैंगलोर ने 240 का पहाड़ कैसे खड़ा किया के कारण शार्दुल गेंद को ऑफ स्टंप के बहुत बाहर रखने की कोशिश कर रहे थे और इसी में उनका रिलीज पॉइंट जब हम इस तरह के हाई स्कोरिंग मुकाबलों का विश्लेषण करते हैं ना, 16 गेंदों में 34 अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ बाउंड्रीज या स्ट्राइक रेट पर अटक कर रह जाता है। छक्का लगाकर यही देखते हैं कि किसने कितने छक्के मारे, 240 तक पहुंचा देना। जबकि उसी ओवर में जितेश शर्मा का विकेट भी गिरा था बोल्ट के प्रेशर नाम के उस अदृश्य दानव ने मोमेंटम नहीं टूटने दिया। देखिए, 240 का लक्ष्य केवल एक संख्या नहीं है, कहानी बहुत ही दिलचस्प भौतिक दबाव है जो बल्लेबाज के फुटवर्क को धीमा कर देता है। और शायद गेंदबाज की पावर प्ले में बिना विकेट खोए 62 मतलब बेंगलुरु ने सिर्फ बल्ले से रायन रिकल्टन की ओपनिंग जोड़ी ने 32 गेंदों पर 57 रन की साझेदारी की। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो मेरी नजर में एक टर्निंग पॉइंट था। रोहित शर्मा 19 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। हाँ, मतलब ये तो ऐसा है जैसे किसी एक्शन फिल्म के बीच में मुख्य हीरो अचानक से स्क्रीन से गायब हो जाए। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है कि
क्या इस घटना ने मुंबई के मनोवैज्ञानिक फ्लो को तोड़ा या फिर सारा श्रेय सुयश शर्मा के उस 8वें ओवर को जाता है? देखिए, हमें इसे बड़े परिदृश्य से देखना होगा। जब आप 240 जैसे पहाड़ का पीछा कर रहे होते हैं तो एक एक ओवर बहुत मायने रखता है। सुयश शर्मा का वो 8वां ओवर वास्तव में गेम चेंजर था। बिल्कुल, पहली ही गेंद पर उन्होंने घुगली डालकर रिकेल्टन को आउट किया। हाँ, रिकेल्टन जो 22 गेंदों पर 37 रन बनाकर खेल रहे थे, वो गेंद को स्वीप करने गए और शॉर्ट थर्ड मैन पर भुवनेश्वर कुमार ने आसान कैच पकड़ लिया। और फिर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने तिलक वर्मा को भी कैच करा दिया। तिलक तो सिर्फ एक रन ही बना सके, मतलब एक ही ओवर में 2 झटके। यहीं से चेस की कमर टूट गई। लगातार गिरते विकेटों ने रन रेट का दबाव इतना बढ़ा दिया कि मिडिल ऑर्डर पूरी तरह लड़खड़ा गया। और फिर 10वें ओवर में सुयश के खिलाफ 14 रन भी बने। वहां सूर्या और हार्दिक ने बाउंड्री लगाई थी, लेकिन विकेट गिरना बंद नहीं हुए। हाँ, 13वें ओवर में कृणाल पंड्या ने सूर्य कुमार यादव को फंसा लिया। सूर्या ने स्वीप शॉट खेला और लॉन्ग लेग पर रसिक सलाम के हाथों कैच आउट हो गए 22 गेंदों पर 33 रन बना के। और फिर 15वें ओवर में हार्दिक पंड्या भी चलते बने, 22 गेंदों में 40 रन। जैकब डफी की फुलर लेंथ गेंद पर वो डीप बैकवर्ड पॉइंट पर कैच हुए। ये सब उसी रन रेट के दबाव का नतीजा था। उन्हें जोखिम भरे शॉट खेलने ही पड़ने थे। तो अब समीकरण बहुत ही डरावना हो चुका था। 15 ओवर खत्म हो गए थे और आखिरी 5 ओवर में 94 रन चाहिए थे। टीम से शॉफन रदरफोर्ड और नमन धीर क्रीज पर थे। और बेंगलुरु के पास रसिक सलाम, भुवनेश्वर कुमार और रोमारियो शेफर्ड जैसे गेंदबाज बचे थे। राइट। लेकिन फिर यहां से वो तूफान आता है जिसने चमत्कार करने की लगभग पूरी कोशिश की। रदरफोर्ड का वो ऐतिहासिक संघर्ष, रसिक सलाम का वो 16वां ओवर। वो ओवर बहुत ही नाटकीय था। रदरफोर्ड ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा और स्कोर 150 के पार कर दिया। लेकिन उसी ओवर में नमन धीर रजत पाटीदार को कैच दे बैठे, सिर्फ 1 रन बनाकर। और असली ड्रामा तो उस ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ। रदरफोर्ड 2 बार कैच हुए। हाँ भाई साहब, क्या किस्मत थी। पहली गेंद नो बॉल और दूसरी फ्री हिट, तो वो आउट ही नहीं हुए। और इस जीवनदान के बाद 18वें ओवर में उन्होंने जैकब डफी को निशाना बनाया। डफी की दूसरी, चौथी और छठी गेंद पर उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के जड़े। और फिर आता है आखिरी ओवर का रोमांच। जीत के लिए 45 रन चाहिए थे, जो कि गणितीय रूप से असंभव है। रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी कर रहे थे। रदरफोर्ड ने पहली ही गेंद पर छक्का मारकर अपनी 50 पूरी की, टीम को 200 के पार पहुंचाया। उस ओवर में उन्होंने कुल 4 छक्के मारे और 26 रन बटोरे। मतलब 31 गेंदों पर नाबाद 71 रन, जिसमें 9 छक्के शामिल थे। लेकिन फिर भी मुंबई 18 रन से मैच हार गई। वो केवल 222 रन ही बना सके। इसका मतलब क्या है? रदरफोर्ड की पारी कुछ वैसी ही थी जैसे आप डूबते हुए टाइटैनिक से एक छोटी सी बाल्टी लेकर पानी बाहर निकाल रहे हो। बहुत सही कहा आपने। मतलब आपका प्रयास तो शानदार है, लेकिन क्या गणितीय रूप से जीत पहले ही हाथ से निकल चुकी थी? 5 ओवर में 94 रन। क्या ये सिर्फ एक अकेले योद्धा की निरर्थक लड़ाई थी? देखिए, रदरफोर्ड की पारी असाधारण थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना होगा। उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिला। नमन धीर सिर्फ 1 रन बना सके। हाँ, कोई साझेदारी नहीं बन पाई। बिल्कुल। T20 क्रिकेट में जब आप 240 का लक्ष्य चेज कर रहे हो तो सिर्फ एक खिलाड़ी के 9 छक्के काफी नहीं होते हैं। इसके लिए पूरी टीम के सामूहिक योगदान की जरूरत होती है। और यही बात इस मैच का पूरा सार है। मतलब अगर हम बैंगलोर को देखें तो उन्होंने एक कलेक्टिव टीम एफर्ट दिखाया। सही कहा, उनकी टॉप 3 ने 50 मारी, टिम डेविड ने फिनिश किया, जबकि मुंबई का चेज रोहित शर्मा के हटने और मिडिल ऑर्डर के लड़खड़ाने के कारण सिर्फ रदरफोर्ड के एकाकी संघर्ष तक सिमट कर रह गया। और इसी हार के साथ मुंबई इंडियंस इस सीजन में अपनी लगातार तीसरी हार का सामना कर रही है, और वो भी उनके होम ग्राउंड वानखेड़े में। ये उनके मनोबल के लिए एक बड़ा धक्का है। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे दबाव वाले क्षणों में साझेदारी हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन पर भारी पड़ती है। एकदम सच बात है। कोई एक खिलाड़ी मैच को करीब तो ला सकता है, लेकिन बिना पार्टनरशिप के जीत दिलाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और ये मैच इसी बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगा। बताइए। जब कोई टीम अपने होम ग्राउंड पर 222 रन बनाती है और फिर भी मैच 18 रन से हार जाती है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो असली चूक कहाँ हुई?
क्या ये हार पहली पारी में 240 रन लुटाने वाले गेंदबाजों की है, या फिर उस विशाल लक्ष्य के दबाव में बिखरने वाले मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। हाँ, तो सुनने वालों, T20 क्रिकेट के इस नए अति आक्रामक युग में हार जीत की असली लकीर कहाँ खिंचती है, इस पर जरूर विचार करें। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। जी बिल्कुल। मिलेंगे अगले रोमांचक विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।